300 डिग्री सेल्सियस, expand reversibly and adiabatically in a steam turbine to 40 degree Celsius. Determine the ideal work output of the turbine per kg of steam. तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन, और साथ में इसने दिया है आइडियल वर्क आउटपुट। तो दैट मीन्स हमें जो आइडियल कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है। स्टीम आपकी है वो इनिशियल पॉइंट हमें गिवन है 1.5 मेगा पास्कल और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो दैट मीन्स हमें जो टेबल देखनी है वो हमें डायरेक्टली क्लियर हो रही है यहाँ पे कि हमारी जो सेकंड वाली टेबल थी जिसके अंदर हमें प्रेशर के लिए डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर हमारी वैल्यूज़ है वो कैलकुलेट करनी होती हैं, तो वो वाली टेबल हमें यहाँ पे देखनी है। देन एक्सपांड रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली। तो अब अगर आपकी जो स्टीम है, अगर स्टीम टरबाइन के अंदर है तो वहाँ पे आपका प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस है तो दैट मीन्स आइसेंट्रोपिक, वहाँ पे आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। और एंट्रोपी अगर कांस्टेंट है तो एंट्रोपी कांस्टेंट है तो उसके अंदर आप कौन सा डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, टीएस डायग्राम। तो टीएस डायग्राम से हमें ये पता चलेगा कि वहाँ पे आपकी एंट्रोपी अगर कांस्टेंट है तो किस तरह से उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। दूसरा इसमें एंथैल्पी और एंट्रोपी डायग्राम बनता है जिसे हम मूलर चार्ट के ऊपर देख सकते हैं, तो वो डायग्राम भी हमारा यहाँ पे काम आएगा। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है वो हमें पता होना चाहिए। बट सबसे पहले बेसिक अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है एक टरबाइन के लिए, तो आपकी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन थी जो आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ी है। उस इक्वेशन के अंदर जब टरबाइन का केस आया था तो उस टरबाइन के केस में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये चीज़ें आपके बाद में काम आएंगी। तो वहाँ पे हमारी इक्वेशन है वो कन्वर्ट हुई थी H1 इक्वल्स H2 प्लस W, या फिर इसमें हमें वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए W इक्वल्स H1 माइनस H2। H1 क्या है, आपका जो पॉइंट 1 है जहाँ पे आपकी स्टीम एंटर हो रही है टरबाइन में, उस पॉइंट के ऊपर, इनिशियल पॉइंट के ऊपर उसकी एंथैल्पी, और H2 क्या होगा, एग्जिट पॉइंट के ऊपर उसकी एंथैल्पी। यहाँ पे इस डायग्राम में डिफाइन किया गया है कि आपका एक टरबाइन है, टरबाइन के अंदर इनिशियल पॉइंट्स है जो आपकी स्टीम एंटर कर रही है, उस स्टीम के आपके पॉइंट्स होंगे 1.5 मेगा पास्कल जो उसका प्रेशर है, 300 डिग्री सेल्सियस जो उसका टेम्परेचर है P1 एंड T1। आपके एग्जिट पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर गिवन है T2 40 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर यहाँ पे हमें गिवन नहीं है। तो जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम यहाँ से ले सकते हैं, जो नहीं है उन्हें हम हमारी स्टीम टेबल से और मूलर चार्ट है उनकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो टीएस डायग्राम इसमें आप देख पा रहे हो, तो टीएस डायग्राम में क्या लिया हमने, एक टेम्परेचर स्केल और दूसरी एंट्रोपी स्केल। अब टेम्परेचर स्केल और एंट्रोपी स्केल दोनों हैं, तो उनमें एक जैसे हमारा डोम क्रिएट होता है वाटर वेपर के लिए, उस डोम में हमने एक पॉइंट कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे जैसे आपको बताया था कि आपके पीवी डायग्राम में आपके यहाँ पे टेम्परेचर स्केल, वो टेम्परेचर की आपकी लाइन चलती थी इस तरह से, तो एज इट इज़ आपके टीएस डायग्राम में, टीवी डायग्राम हो या टीएस डायग्राम हो, इन दोनों में आपकी ये वाली जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। तो इसी तरह से आपकी सारी डिफरेंट कांस्टेंट प्रेशर लाइन्स होंगी जो कि इस डायग्राम में आपको इस तरह से यहाँ पे मिलेंगी। ये ऊपर वाली लाइन है, ये अलग से आपका कांस्टेंट प्रेशर है, ये नीचे वाली जो लाइन दिखाई दे रही है ये आपका अलग से कांस्टेंट प्रेशर है। इस प्रेशर के ऊपर इसकी वैल्यू है 1.5 मेगा पास्कल। जैसे ये रीजन सैचुरेटेड वेपर से अबव चला जाता है, तो सैचुरेटेड वेपर से अबव जाएगा तो उसके बाद सुपर हीटेड रीजन के अंदर आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर गिवन है जो कि आपका कितना है 300 डिग्री सेल्सियस। तो उस रीजन को हम किसी भी पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं जो हमें गिवन है पॉइंट नंबर 1। उस पॉइंट नंबर 1 पे हमने एक पॉइंट डिनोट किया जहाँ पे हमें प्रेशर 1.5 मेगा पास्कल है और टेम्परेचर उसका 300 डिग्री सेल्सियस। अब इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास वैल्यूज़ हमारी जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। अगर यहाँ पे इस पॉइंट से हम पॉइंट 2 पे जाते हैं, दैट मीन्स पॉइंट 1 से पॉइंट 2, टरबाइन में जो स्टीम एंटर हुई है और टरबाइन से जो स्टीम एग्जिट हो रही है, तो पॉइंट 2 के ऊपर प्रोसेस कौन सा था आपका, एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसमें आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट है। एंट्रोपी कांस्टेंट है इसलिए हमने टीएस डायग्राम लिया है। तो जो एस है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ से पॉइंट 1 से डायरेक्टली पॉइंट 2 के ऊपर ये लाइन आएगी जो कि आपके एस के परपेंडिकुलर होगी और टेम्परेचर के पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी। तो यहाँ से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के ऊपर आपकी जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो लाइन हमने यहाँ पे ग्राफ में ड्रॉ की। उसके बाद हमें एक पॉइंट मिलता है 2 पॉइंट, जो कि आपका कोई भी डिफरेंट प्रेशर हो सकता है जो हमें अननोन है और कैलकुलेट करना है। तो उस प्रेशर को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास ये जो आप डैश लाइन देख रहे हो वो अलग से आपकी ड्रेनेज फ्रैक्शन की वैल्यू है।
यहाँ पे आपके अलग अलग इस तरह से लाइंस बनेंगी जो आपके ड्राइनेज फ्रैक्शन को यहाँ पे शो करती है कि कितना ड्राइनेज फ्रैक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपकी टेबल नंबर 1 जिसमें आपका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो उस 40 डिग्री सेल्सियस के लिए हमारे पास सेचुरेशन टेम्परेचर कितना है, एंट्रोपी की वैल्यू कितनी है, एंट्रोपी फॉर फ्लूइड कितना है और एंट्रोपी फॉर गैस कितना है। क्योंकि ये आपका पॉइंट जो दिखाई दे रहा है हमें डोम के बीच में दिखाई दे रहा है, तो इस डोम के अगर ये बीच में है तो दैट मीन्स ये सेचुरेटेड जो पॉइंट है अपना, उस पॉइंट से इसकी वैल्यू कम होगी। तो हम जब 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो हमें दोनों चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमारा जो पॉइंट हमें मिल रहा है वो एग्जैक्टली आपके गैसेस जो सेचुरेटेड पॉइंट है वहाँ से और आपके फ्लूइड वाला पॉइंट है दोनों के बीच में अगर इसकी वैल्यू आती है तो वो वैल्यू हमें वहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो एक बार हम देखते हैं 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये आपकी फर्स्ट टेबल है टेम्परेचर टेबल। तो हमारे पास टेम्परेचर कितना था 40 डिग्री सेल्सियस, और 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे एक लाइन कर लेते हैं। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, आपके पास वॉल्यूम इसका गिवन है, और हमारे पास एंथैल्पी एंड एंट्रोपी सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। एंट्रोपी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी है सैचुरेटेड लिक्विड के लिए 0.5724 एंड सैचुरेटेड वेपर के लिए 8.2569 एंड इवेपोरेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन जो दोनों का डिफरेंस है उसके लिए 7.6845। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यह वैल्यूज़ अभी आपकी वैल्यूज़ ये प्रेशर की जो वैल्यू है वो किस में है किलो पास्कल में। जब आपका 100 तक चल रहा है तब तक आपके किलो पास्कल में है, उसके बाद आपकी वैल्यूज़ मेगा पास्कल में आ जाएंगी। तो ये वैल्यूज़ हैं आपकी यहाँ तक, ये आपकी किलो पास्कल्स में है, तो दैट मीन्स ये आपका वैल्यू है 7.3837, वो किस में है किलो पास्कल। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे नोट कर लेंगे हमारे रेफरेंस के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे नोट की आपके सेचुरेशन प्रेशर की वैल्यू क्या आ गई, दैट मीन्स 0.2 के ऊपर जो प्रेशर लाइन है उसकी वैल्यू है आपकी 7.384 किलो पास्कल। वहाँ पे आपकी एंट्रोपी की वैल्यू आपकी 0.5725 एंड जो दोनों का डिफरेंस है एंट्रोपीज वो आपको यहाँ पे मिल रहा है 7.6845। तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे हम एंथैल्पी है वो भी इस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारी एंथैल्पी जो हमें मिल रही है वो यहाँ पे किसकी मिलेगी, या तो आपके सेचुरेटेड लिक्विड पॉइंट की, या एंथैल्पी जो मिलेगी हमें हमारे सेचुरेटेड गैसियस पॉइंट की। बट पर्टिकुलर इस पॉइंट के लिए हमारे पास एंथैल्पी नहीं है। तो इस पॉइंट के ऊपर जब हमें एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ड्राइनेस फ्रैक्शन होना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, विदाउट ड्राइनेस फ्रैक्शन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वो ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि 0.1 के ऊपर भी कांस्टेंट है और 0.2 के ऊपर भी कांस्टेंट है। तो 0.1 और 2 के ऊपर दोनों कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, कोई बताएगा? ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 0.1 और 0.2 दोनों के ऊपर सेम रहेगी? टेम्परेचर। प्रेशर बेटा अलग अलग है। प्रेशर लाइन आपकी ऊपर वाली 1.5 मेगापास्कल है, नीचे वाली आपकी 7.384 किलो टेम्परेचर सर, टेम्परेचर बेटा टेम्परेचर साफ साफ दिख रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है सर। एंट्रोपी एग्जैक्टली आपका 0.1 और 0.2 दोनों कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस के ऊपर है, और आपकी जो एंट्रोपी 1 पे है वही एंट्रोपी आपकी 2 पे होगी। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ सर। ओके, तो अब अगर हमारे पास 0.1 की एंट्रोपी हो तो हम 0.2 की एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करना है मतलब दैट मीन्स S1 जो होगी हमारी वही वैल्यू S2 की भी होगी। तो यहाँ पे अगर 0.1 है इसकी हमारे पास एंट्रोपी आ जाए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि S2 की एंट्रोपी हमारे पास है, यहाँ पे SF की वैल्यू हमारे पास है, SFG जो दोनों का डिफरेंस है वो हमारे पास है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं S2 इक्वल्स SF प्लस X SFG। तो उससे क्या आ जाएगा, X की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यही करते थे ना, हमारे पास जो वैल्यू जो अगर नॉन है, जैसे 0.2 के ऊपर एंट्रोपी नॉन हो गई हमारी, तो एंट्रोपी नॉन है तो एंट्रोपी के लिए फ्लूइड की वैल्यू जो SF है, जो सैचुरेटेड फ्लूइड के ऊपर आपकी एंट्रोपी है वो, और आपके दोनों का डिफरेंस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन वो लेके X मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ बेटा सर सेकंड पॉइंट।
अभी हम कंटिन्यू इसको आगे देखते हैं कि हमारे पास S1 की अगर वैल्यू आ गई तो S1 की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली आ सकती है। S1 की वैल्यू क्यों नहीं आएगी, हमारे पास हमारा प्रेशर भी है और टेम्परेचर भी है। तो इन दोनों चीज़ों से हम अगर स्टीम टेबल में देखते हैं तो हमारी स्टीम टेबल के अंदर जो थर्ड वाली टेबल थी, पहली आपकी सैचुरेट टेम्परेचर के लिए थी, दूसरी आपकी प्रेशर टेबल है और तीसरी टेबल है वो किसके लिए है, सुपर हीटेड रीजन के लिए। तो आपका फर्स्ट जो पॉइंट है वो सुपर हीटेड रीजन में है, तो सुपर हीटेड वेपर के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो सुपर हीटेड वेपर के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्रेशर कितने अलग लगा रहे हैं, यहाँ पे आपका 800, 1.2, 1.4 और प्रेशर है कितना 1.5। तो 1.5। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई हमारे पास, 1.5 मेगापास्कल हमें नहीं मिला, तो क्या करोगे? सर इंटरपोलेशन से नहीं हो सकता। एग्जैक्टली उसी से होगा। आपके 1.4 के लिए आपके 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एंट्रोपी की वैल्यू, ठीक है। एंट्रोपी कौन सी टर्म है, लास्ट वाली टर्म। तो यहाँ पे आपकी एंट्रोपी 300 के लिए आ जाएगी 6.9533, ठीक है। और एग्जैक्टली आपके ये नोट कर लेना आप बुक में या कहीं भी आप नोट कर रहे हो तो। और 300 के लिए यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 6.8844। अब दोनों वैल्यूज आपकी 300 के लिए हैं, बट प्रेशर यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 1.4 to 1.6, बट हमारे पास एग्जैक्टली प्रेशर कितना है 1.5। तो 1.5 के लिए अगर हम इंटरपोलेशन यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू है वो 0.2 डिफरेंस के लिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसको हम हाफ करके पहले वाली वैल्यू में ऐड कर देंगे। तो एग्जैक्टली आप देखोगे तो इनके दोनों के बीच की सेंटर वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 6.88 था और पहले कितना था 6.95, तो दोनों के बीच का एवरेज कितना आता है? कैलकुलेटर है ना आप लोगों के पास? कैलकुलेट कर सकते हो 6.9533 और 6.8844, दोनों को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर दो, दोनों के बीच की वैल्यू आ जाएगी जो इनका एवरेज होगा। और वही हमारे पास इसकी जो 1.5 है, दैट मीन्स दोनों के बीच का डिफरेंस है वो आ जाएगा। तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो वो वैल्यू आपको मिलेगी 6.9189 मिल रही है। सर इनका डिफरेंस भी कर सकते हैं ना हम, सब डिफरेंस निकाल के और 0.2 के लिए निकाल लेंगे, उसके बाद फिर 1.5 के लिए। तो वो 0.2 के लिए है ना, तो इसीलिए तो मैंने आपको 2 से डिवाइड करवा दिया डायरेक्टली। ये बस अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा, आपको जो मेथड अच्छा लगता है उसे आप अडॉप्ट कर सकते हो। दोनों का डिफरेंस आप निकालो, जैसे आप पहले करते आ रहे थे वैसे आप करते रहो। हाँ, और उसके बाद उस डिफरेंस को आप हाफ कर लोगे, क्योंकि 0.2 का डिफरेंस है तो वो डिफरेंस भी हाफ हो गया। फिर जो हाफ डिफरेंस है वो आपके इनिशियल वैल्यू में ऐड हो जाएगा। तो आप देखोगे तो इसके अंदर आपकी वैल्यू है वो सेम ही आएगी, चाहे आप दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो या फिर आप वैसे कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे आपके पास एंट्रोपी की वैल्यू आ गई 6.91। तो हम देख लेते हैं हमारे न्यूमेरिकल में भी आई थिंक यही वैल्यू है S1 6.9189। तो ये जो वैल्यू हमें मिली है वो हमारे 0.1 के लिए मिल गई, तो ये S1 की वैल्यू है। इसी S1 के लिए H1 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वो किसके लिए कैलकुलेट करना है? H1 माइनस H2, यही है। तो इसके लिए हमें H1 है वो भी कैलकुलेट करना है, तो हमें एंट्रोपी भी, यहाँ पे एंट्रोपी के साथ साथ एंथैल्पी भी हमारी जो H है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हमारे पास 3.3034.8 और
3040.4। तो दोनों का एवरेज यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो दोनों वैल्यूज़ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके भी आपकी सेंटर वैल्यू जो मिलेगी बीच की वो मिलेगी 3037.6। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? नो सर। ओके, तो अब तो आगे कोई टिपिकल चीज़ तो बची नहीं। मेन पॉइंट हमारे यही थे। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो आगे हम इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। S1 हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया हमने, S1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब S1 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू हमारे पास किसकी होगी? S2 की। तो S2 की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो S1 के इक्विवेलेंट है। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं S1 इक्वल्स S2, और फिर इसके बाद हम इक्वेशन जो अप्लाई करेंगे उस इक्वेशन में क्या होगा? S1 या S2 हमें कैलकुलेट करना है तो हम S2 लेके चलेंगे। S2 इक्वल्स में क्या हो जाएगा? SF, जो आपका पॉइंट है किसके लिए? सैचुरेटेड फ्लूइड के लिए, प्लस X2। हम यहाँ पे X को हम ड्राइनेज फ्रैक्शन जो आएगा हमारा उसको हम X2 से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि हम 0.2 के लिए ले रहे हैं। एंड SFG, जो भी हम पॉइंट ले रहे हैं उस पॉइंट के लिए हमारा जो डिफरेंस है बिटवीन द गैसियस एंड फ्लूइड, सैचुरेटेड गैसियस पॉइंट एंड सैचुरेटेड फ्लूइड पॉइंट, तो ये हमारा दोनों का डिफरेंस है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे S2 की वैल्यू हमारे पास है क्योंकि जो S1 की वैल्यू है वही S2 की है। SF हमने टेबल से कैलकुलेट कर लिया था, उसकी वैल्यू भी हमारे पास है। SFG भी हमारे पास टेबल से मिल गया था, स्टीम टेबल से, वो वैल्यू भी हमारे पास है। अब इसमें सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी बची है आपकी X2। तो जब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे आप पुट करोगे, ये आपने देखा S2 लिखा, ये आपने SF की वैल्यू लिखी, ये आपने SFG की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो X2 आपके पास जो अननोन था उसकी वैल्यू यहाँ पे बच गई। X2 को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास X2 की वैल्यू आ गई 0.826 या परसेंटेज में 82.6%। तो अब ये हमारे पास ड्राइनेज फ्रैक्शन आ गया, तो इससे हम H2 निकाल सकते हैं इजीली। H2 क्या है हमारी? एंथैल्पी एट 0.2। इसी 0.2 के ऊपर हमें एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। तो उस एंथैल्पी के लिए हमारे पास ड्राइनेज फ्रैक्शन है, यहाँ पे HF की वैल्यू है और HFG जो डिफरेंस है वो है। तो ये हमें टेबल से मिला था, वो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अब डायरेक्टली हम अगर H2 कैलकुलेट करेंगे तो HF प्लस X2 HFG एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास HF की वैल्यू है, ये हमने यहाँ पर रखी। हाँ बेटा, सर हमने ड्राइनेज फ्रैक्शन की वैल्यू निकाली सर एंट्रोपी की हेल्प से। अगर पहले हम एंथैल्पी की हेल्प से ड्राइनेज फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल लेते और फिर एंट्रोपी निकालते। तो अब आप लोगों को यहाँ तक ये समझ में आ गया कि H2 हमें कैलकुलेट करना है। तो H2 के लिए हमारे पास HF है, टेबल से मिला था हमें, स्टीम टेबल से, एट 40 डिग्री सेल्सियस। X2 हमने कैलकुलेट कर लिया SF की इक्वेशन से, और HFG जो दोनों का डिफरेंस है 40 डिग्री सेल्सियस पे, वो भी हमें स्टीम टेबल से ही मिला है। तो अब इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे अगर पुट किया तो उसके बाद हमें एंथैल्पी की जो वैल्यू है 0.2 के ऊपर वो हमें मिल गई 2152.57 किलोजूल पर केजी। अब हमारे पास वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए दोनों क्वांटिटीज़ हैं, आपके पास H1 भी है और H2 भी है। तो दोनों जब हमारे पास वैल्यू हैं तो उनको हम यूज़ करके वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। H1 की वैल्यू 3037.6 किलोजूल पर केजी, H2 की वैल्यू 2152.57, और यहाँ से जो हमें वर्क डन मिला है वो हमें पॉजिटिव मिल रहा है। तो दैट मीन्स हमारा क्या होता है, सिस्टम से हमें जो वर्क डन मिलता है वो हमें पॉजिटिव मिलता है। तो ये एग्जैक्टली हमने यहाँ पे ये देखा कि हमारे वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो जो चीज़ें हम पहले थ्योरेटिकली पढ़ रहे थे उन चीज़ों को हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल में भी सॉल्व करके देखा, तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पे सही मिल रही है। तो इस तरह से हम हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को न्यूमेरिकली भी हम सॉल्व करके अप्लाई करके देखते हैं, तो हमें वो प्रॉब्लम या फिर हमारे जो डिसीजंस हैं, जो थ्योरीज है हमारी हम पढ़ते हैं, वो एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे मैच हो रही है, तो दैट मीन्स हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो सही हमने सॉल्व की।